मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं लघुत्तरी प्रश्न चैप्टर का नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव, इसको लूँगा, इसको देखिएगा। ये वीडियो बड़े काम का रहेगा आपके लिए, परीक्षा उपयोगी तो रहेगा ही। लघुत्तरी प्रश्न, भारत में गठबंधन की राजनीति के प्रभाव समझाइए। ऐसी राजनीति जिसमें चुनाव से पहले अथवा बाद में आवश्यकतानुसार राजनीतिक दलों में सरकार के गठन अथवा अन्य मामलों राष्ट्रपति चुनाव इत्यादि में परस्पर सहमति कायम हो जाए तथा सामान्यतया वे एक न्यूनतम संयुक्त कार्यक्रम के अनुरूप राज्य में राजनीति संचालित करें, तब इसे गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। मतलब गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। क्या ऐसी राजनीति जिसमें चुनाव से पहले अथवा बाद में, मतलब ऐसी राजनीति जिसमें चुनाव से पहले चुनाव के बाद में आवश्यकता अनुसार राजनीतिक दलों में, आवश्यकता अनुसार माने पॉलिटिकल पार्टीज में सरकारों के गठन अथवा उन अन्य मामलों, या तो सरकार का गठन करने के मामले में या अन्य मामलों में आता है राष्ट्रपति चुनाव इत्यादि मामलों में परस्पर यानी एक दूसरे से सहमति कायम कर लेते हैं, सहमति कायम हो जाए तथा सामान्यतया वे एक न्यूनतम कार्यक्रम के अनुरूप न्यूनतम संयुक्त कार्यक्रम के अनुरूप राज्य में राजनीति संचालित करें। मतलब वे राज्य में न्यूनतम संयुक्त कार्यक्रम के अनुरूप राजनीति संचालित करें, तब इसे गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। भारत में गठबंधन की राजनीति के निम्नलिखित प्रभाव है। भारत में गठबंधन की राजनीति के निम्नलिखित प्रभाव क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 1990 के दशक के बाद कुछ शक्तिशाली राजनीतिक दलों एवं आंदोलनों का श्री गणेश हुआ। 1990 के बाद एक तो शक्तिशाली राजनीतिक दलों और आंदोलनों का श्री गणेश हुआ। इन दलों एवं आंदोलनों ने दलितों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व किया। इन आंदोलनों ने और इन दलों ने यानी पार्टियों ने अन्य पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व किया। दूसरा आता है, इन नए उभरते या उभरे दलों में से अनेक ने, यानी इन नए उभरते या उभरे अनेक राजनीतिक दलों में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी दावेदारी प्रस्तुत की। माने क्षेत्रीय ज़रूरत क्या है, क्षेत्रीय आवश्यकताएं आकांक्षाएं क्या हैं, उम्मीदें अपेक्षाएं क्या हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया। ये नए नए दल उभरे थे, क्षेत्रीय दल थे, इसलिए गठबंधन की राजनीति हुई और इन्हें चुनावों में सफलता भी मिली, जीत भी मिली। इस कारण गठबंधन की राजनीति आवश्यक हो गई। गठबंधन राजनीति के फलस्वरूप बने मिले जुले मंत्रिमंडलों ने अपना समझौतावादी राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मैंने गठबंधन की जो राजनीति थी उसके फलस्वरूप मिले जुले बने हुए मंत्रिमंडलों ने अपना समझौतावादी राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मैंने समझौते किए और राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के प्रयासों को, कांग्रेस जो है सत्ता से दूर रहे, इस प्रयासों को बल देने तो बार बार राजनीतिक समीकरणों में बदलाव होने लगे। मैंने कांग्रेस सत्ता से दूर रहे, इसके लिए बार बार राजनीतिक समीकरणों में बदलाव होने लगे। फिर एक और है, भारतीय गठबंधन की राजनीति से अनेक क्षेत्रीय दलों ने राज्यों की सरकारें बनाई तथा केंद्र सरकार में भी अपनी सहभागिता दी। माने गठबंधन की इस राजनीति के कारण क्या होता, अनेक क्षेत्रीय दल पनप गए, विकसित हो गए, पल्लवित पुष्पित हो गए, माने बढ़ने लगे, विकसित होने लगे। अब ऐसे में वो राज्यों की सरकारों में भी भाग लेने लगे और केंद्र सरकार में भी अपनी सहभागिता देने लगे। अगला है, 1990 के दशक में कांग्रेस के पतन के प्रमुख कारण लिखिए। 1990 के दशक में कांग्रेस के पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं। पहला, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कारण मंडल की राजनीति कुछ समयावधि हेतु भारतीय राजनीति के क्षितिज पर छा गई। माने वो जो मंडल आयोग की राजनीति थी ना, वो अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के कारण कुछ समयावधि के लिए भारतीय राजनीति के क्षितिज पर छा गई। इससे भी कांग्रेस का पतन हुआ। दूसरा है, देश में बहुदलीय प्रणाली एवं गठबंधन राजनीति, देश में बहुत सारे दलों की प्रणाली और गठबंधन राजनीति की लोकप्रियता में वृद्धि हुई तथा भाजपा का प्रादुर्भाव एवं तीव्र विकास हुआ। बहुजन समाज पार्टी का एक तो जन्म हुआ और तीव्र विकास भी हुआ इसी समय गठबंधन की राजनीति के कारण। तो और कांग्रेस का पतन इस भाजपा के प्रादुर्भाव का जिम्मेवार। अब कुछ राजनीतिक दल सांप्रदायिकता की राजनीति करने में सफल रहे। कुछ राजनीतिक दल ऐसे थे जो सांप्रदायिक
यानी किसी एक विशेष संप्रदाय को लेकर की गई राजनीति को सांप्रदायिकता की राजनीति कहा, तो उसमें वो सफल रहे कुछ राजनीतिक दल। 1971 के बाद देश में बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों की घुसपैठ तथा वोट बैंक की राजनीति की वजह से उनकी वापसी में टालने की राजनीति ने भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। माने बांग्लादेशियों की जो घुसपैठ हुई उसको कांग्रेस टालती रही वोट बैंक के कारण, और इस कारण भी इस राजनीति में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का जज्बा आया कि इनको भगाइए, इनको बांग्लादेशियों की घुसपैठ को रोकिए, यानी वोट बैंक के चक्कर में आप लोग जो है बर्बादी के उस पर चले जाओगे। लेकिन उन्होंने नहीं मानी, तो ये फिर कांग्रेस का पतन का एक कारण बना बांग्लादेशियों के घुसपैठ को टालने का, उनकी वापसी और टाली गई। एक और है 1984 के सिख दंगे तथा उससे पूर्व स्वर्ण मंदिर अमृतसर में सैन्य बलों का प्रवेश। उन्हें 1984 के सिख दंगे और उससे पूर्व स्वर्ण मंदिर अमृतसर में सैन्य बलों का प्रवेश अर्थात ऑपरेशन ब्लू स्टार ने भी कांग्रेस के पतन में अहम भूमिका का निर्वहन किया। सिख उससे ज़्यादा नाराज हो गए थे क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर में हुआ था। चलिए आगे अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं जिनके आधार पर वह अपने दलीय कार्यक्रम निश्चित करती है। भाजपा ने अपने दलीय कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांतों पर विशेष बल दिया है। पहला सिद्धांत क्या है, भाजपा ने राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय एकीकरण पर बल दिया। एक तो राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय एकीकरण पर बल दिया तथा प्रांतीय, क्षेत्रीय अथवा जातीय हितों को राष्ट्रीय हितों के समक्ष गौण माना है। उसने ना तो प्रांतीय हितों को खास माना, ना क्षेत्रीय ना जातीय हितों को, उसने राष्ट्रीय हितों के समक्ष इन सभी हितों को गौण माना है। फिर है, भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाने पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाने पर बल दिया। इस नीति के अंतर्गत अल्पसंख्यक हितों का पूर्ण रूपेण ध्यान रखा गया। इस नीति के अंतर्गत मैंने अल्पसंख्यकों को नुकसान ना हो, उनके हित सदें, इसलिए वो अल्पसंख्यकों के हित का पूर्ण रूपेण ध्यान रखा जाएगा तथा उनके जीवन एवं संपत्ति की संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। फिर है, भाजपा लोकतंत्र तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु कटिबद्ध है। भाजपा लोकतंत्र की सुरक्षा हेतु कटिबद्ध है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु कटिबद्ध है। ये सिद्धांत है उसका। यह दल गरीबी तथा व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को दूर करके, एक तो गरीबी को दूर करना और व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के शोषण को दूर करके ऐसी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर जोर देती है। एक अच्छी स्वस्थ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर जोर देती है जिससे जीवन में कुछ मानकों व मूल्यों द्वारा रास्ता दिखाया जा सके। अच्छे सिद्धांत है इसके। भारतीय जनता पार्टी ने गांधीवादी समाज के लक्ष्य को अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने गांधीवादी समाज के लक्ष्य को अपनाया है। इसके अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में सहकारी एवं न्याय प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के पर्याप्त अवसर एवं साधन उपलब्ध करा के नागरिकों के चहुमुखी विकास के लिए अपेक्षित आज़ादी दी जाएगी। तो इस तरह से भाजपा के सिद्धांत हैं। अब अगला प्रश्न है, साहिबानो मामला क्या था। बहुत अच्छा मामला है साहिबानो प्रकरण या मामला। साहिबानो मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला से संबंधित मामला है। साहिबानो मामला, उसने अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए न्यायपालिका में गुहार लगाई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साहिबानो के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया और उसके पक्ष में यह निर्णय सुनाया सर्वोच्च न्यायालय ने कि नहीं, उसके पूर्व पति को साहिबानो को गुजारा भत्ता देना ही होगा। न्यायपालिका के इस फैसले को पुरातनपंथी मुस्लिमों ने अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। अब जो पुरातन या पुरानी बातों को मानने वाले, पुराने दखियानूसी विचारों को मानने वाले मुस्लिमों ने अपने पर्सनल लॉ में यानी मुस्लिम लॉ में हस्तक्षेप माना न्यायपालिका का। और कुछ मुसलमान नेताओं ने मांग की कि सरकार ने मुस्लिम महिला यानी तलाक से जुड़े अधिकारों यानी कुछ मुसलमान नेताओं अधिनियम 1946 पारित किया। मतलब इनके दबाव में आ गए मुस्लिम नेताओं के में। उस समय कांग्रेस पार्टी दबाव में आ गई
और उसने जो है इस फैसले को उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बदलने के लिए तलाक से जुड़े अधिकारों के अधिनियम 1986 पारित किया। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। अनेक महिला संगठनों, मुस्लिम महिलाओं के समूह तथा ज़्यादातर बुद्धिजीवियों ने शासन के इस कदम का विरोध किया। कांग्रेस सरकार के इस कदम की भाजपा ने आलोचना करते हुए इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक सुविधा तथा तुष्टीकरण की नीति कहा कि फालतू की सुविधा अल्पसंख्यक समुदाय को दी जा रही है और उनके साथ में तुष्टीकरण की नीति अब नहीं जा रही कि उन्हें केवल संतुष्ट रखना ताकि उनका वोट बैंक बना रहे कांग्रेस का। और मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम महिला संगठनों ने भी इसका विरोध किया, बुद्धिजीवियों ने भी किया, जो कि इस फैसले को बदला गया था। तो इस तरह से फैसला गलत सिद्ध किया गया। अब देखिए, आरक्षण के पक्ष तथा विपक्ष में 2 तर्क दीजिए। आरक्षण के पक्ष में 2 तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग लंबी समय अवधि तक शोषण तथा पिछड़ेपन के शिकार रहे हैं, अतः इनके उत्थान के लिए आरक्षण की परम आवश्यकता है। ये जो शोषण के शिकार रहे हैं तो इनके उत्थान की, इनको आगे बढ़ाने, इनके उन्नति, इनके विकास की परम आवश्यकता है, इसलिए आरक्षण जरूरी है। एक तो ये तर्क है। लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हैं तो विभिन्न सामाजिक वर्गों में समानता होनी जरूरी है। माने लोकतंत्र को अगर पक्का सुदृढ़ करना है तो विभिन्न वर्गों में समानता होना जरूरी है। उच्च जातियाँ अमीर हो गई, निम्न जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ ने पिछड़े वर्ग जो शोषण के कारण पीछे रह गए। तो इसके लिए लोकतंत्र को सुदृढ़ मजबूत बनाने के लिए, समाज में सामाजिक समानता लाने के लिए विभिन्न सामाजिक वर्गों में समानता जरूरी है। इसके लिए आरक्षण द्वारा ही कमजोर वर्गों को लोकतंत्र की मुख्यधारा से संबद्ध किया जा सकता है। यह तर्क उन्होंने दिया। फिर बताया विपक्ष में तर्क। किसके? आरक्षण के विपक्ष में तर्क। देखिए, आरक्षण के विपक्ष में 2 तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग को आरक्षण से प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती, क्योंकि यह योग्यता के सिद्धांत के विपरीत है। ये योग्यता के सिद्धांत के विपरीत है। चूँकि आरक्षण समानता के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, अतः इससे अनारक्षित वर्गों में कुंठा की भावना पनप सकती है। तो ये 2 तर्क इन्होंने दिए हैं। यूँ कहा है कि आरक्षण में समानता का सिद्धांत अनुकूल नहीं है, अतः इससे अनारक्षित या वर्ग या सामान्य वर्ग के जो लोग हैं वो कुंठित हो जाएंगे, कुंठा की भावना उनमें पनप सकती, जो कि वो इससे खिन्न रहेंगे। फिर अगला प्रश्न जो है वो है, काका कालेलकर आयोग की 5 संस्तुतियाँ लिखिए। काका कालेलकर आयोग की 5 संस्तुतियाँ लिखिए। काका कालेलकर आयोग की संस्तुतियाँ 29 जनवरी 1953 को गठित काका कालेलकर आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें निम्नलिखित संस्तुतियाँ की गई थीं। पहला, न्यूनतम 25% स्थान प्रथम श्रेणी की सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाएँ। 25% स्थान। फिर है द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए कम से कम 33.5% आरक्षण सुनिश्चित किए जाएं। काका कालेलकर आयोग की तीसरी सिफारिश थी। काका कालेलकर आयोग ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में कम से कम 40% स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने की संस्तुति की थी। फिर अगला है, आयोग का अभिमत था कि तकनीकी शिक्षा, मेडिकल तथा वैज्ञानिक पाठ्यक्रमों में न्यूनतम 70% आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए किया जाए। फिर 5वीं संस्तुति थी, काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थक एक पृथक मंत्रालय बनाने की संस्तुति भी की थी। तो इस तरह से ये प्रश्न था। तो इसके हिसाब से अब हम आगे देखते हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशें थोड़ी बड़ी है, जिसको बाद के वीडियो में लेंगे। अब इस वीडियो में इतना ही ले पाएंगे। धन्यवाद।